सोचिए अगर एक प्लेन आसमान में उड़ने से पहले ही अपनी किस्मत लिख चुका हो, अजीत पवार की एक हादसा नहीं हो बल्कि साजिश हो और उस कहानी के किरदार इतने बड़े हो कि सच खुद से डर रहा हो सामने आने से, तो क्या आप उसे महज एक दुर्घटना मानेंगे या फिर उसे साजिश का सबसे बड़ा रोल देंगे? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। ये ऐसी एक कहानी जो मैं आपके सामने आज लाया हूँ, ये एक खबर नहीं बल्कि सवाल है। और ये सवाल सीधे उस सिस्टम से है जिस पर भरोसा किया जाता है। 28 जनवरी 2026 दिन बिल्कुल साफ था और आम दिन था, लेकिन शाम होते होते महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरीके से भूचाल आ गया कि एक प्राइवेट प्लेन में मुंबई से उड़ता है, मंजिल बारामती तक जाना था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वो आसमान से गिर जाता है और उस प्लेन में मौजूद होते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। एक नाम, एक चेहरा, एक पद, ऐसा चेहरा जो सत्ता के सबसे मजबूत स्तंभों में से गिने जाते थे। और ये अचानक सब कुछ खत्म हो जाती है। पहली खबर आती है कि हादसा हो गया, उसमें तकनीकी आ गया होगा, भाई हादसा हो गया, पर कोई भी पकड़ नहीं पाया। लेकिन यहीं से कहानी सीधी नहीं होती है, यहीं से उलझन शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये सच में हादसा था? और जब सवाल उठता है, कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद उसमें अजीत पवार के परिवार की कहानी है, तो और यह गहरी हो जाती है। रोहित पवार अजीत पवार के भतीजे जो कि सामने आते हैं और वो जो कहते हैं वो इस पूरे केस को और भी नए मोड़ पर ले जाता है। वो कहते हैं जांच ठीक से नहीं हो रही है, सच छुपाया जा रहा है और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्रीपैड मर्डर हो सकता है। अब सोचिए, एक मौजूदा उप मुख्यमंत्री जिनकी सुरक्षा, जिनकी यात्रा, जिनका हर मूवमेंट सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होता है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ जांच होता है। उनका प्लान क्यों नहीं जांच हुआ? क्यों नहीं उनकी क्लियरेंस जांच हो पाई प्लान की? सिविल एविजिलेंस की रिपोर्ट एक और बड़ा झटका दे देती है। कहा जा रहा है कि जिस विमान से अजीत पवार सफर कर रहे थे वो पूरी तरह से फ्लाइट के लिए फिट ही नहीं था। अब सवाल ये है, अगर प्लेन ही फिट नहीं था तो उसे उड़ाने की इजाज़त किसने दी थी? ये तो सरासर लापरवाही है, जानबूझकर किया गया था। ये फैसला यहीं से कहानी में एंट्री ला देता है। एक कहानी की BSR वेंचर्स की कहानी है जो मैनेज कर रही थी, और यही है वो जो ट्विस्ट इस पूरी कहानी को सिर्फ हादसे से उठाकर साजिश के दायरे में ले जाकर के ढकेल देता है। रोहित पवार दावा करते हैं, उनके भतीजे जो हैं वो, उनकी दावा आता है कि कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने भारी रकम दी, और ये रकम तब दी गई जब इस कंपनी पर जांच चल रही थी कि भाई डेट्स सुनिए और खुद फैसला कीजिए। 27 जनवरी हादसे से एक दिन पहले करीब 15 करोड़ रुपए का पेमेंट। 28 जनवरी जिस दिन हादसा होता है उसी दिन फिर लगभग 9 करोड़ रुपए। 29 जनवरी जब बारामती में अंतिम संस्कार उनका चल रहा होता है उसी दिन फिर करीब 16 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर 145 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि पैसा दिया गया, सवाल ये है कि भाई टाइमिंग, उसका टाइमिंग क्या है? उन्हीं के करीब करीब है, क्योंकि ऐसी कंपनी जो जांच के घेरे में है उसे इतनी तेजी से पेमेंट क्लियर हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ किसान, छात्र, ठेकेदार महीनों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। क्या सिस्टम में प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, या फिर इस केस के कुछ ऐसे भी हैं जिसे दबाने की जल्दी कोशिश की जा रही है? रोहित पवार सिर्फ आरोप नहीं लगाते, वो कदम भी उठाते हैं। FIR दर्ज होती है और फिर वो एक बार जीरो से वो अपनी जांच पड़ताल वो मांगते हैं और मामला CID तक पहुंच जाता है। जब उम्मीद होती है कि सच सामने आएगा, लेकिन कहानी यही भी नहीं रुकती है बल्कि और ज़्यादा संदिग्ध हो जाती है। रोहित पवार जब CID के पास अधिकारियों से मिलते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है।
उनको रोक दिया जाता है, अधिकारी मौजूद नहीं होते। सवाल ये है, अब राज्य के उप मुख्यमंत्री की मौत है, भाई मुख्यमंत्री का मौत हुआ है, जांच चल रही है, तो क्या पूरा सिस्टम इतना व्यस्त हो सकता है कि किसी को मिलने का भी समय ना मिले, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है। समय बीतता जाता है, 28 जनवरी से लेकर के मई की शुरुआत, मतलब इस समय हो ही रहा है, आज 2 मई है तक, लेकिन कोई भी अपडेट सामने नहीं आता है, कोई ठोस निष्कर्ष ना आता है। ये तो कारण बनता है फाइलें, बयान और इंतजार, ये सभी घबराहट की बातें तो होती है। क्या एक इतने बड़े नेता की मौत इतनी आसानी से अनसुलझी लग सकती है, या फिर इसे अनसुलझाया जा रहा है? राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों समय के साथ बदलती रहती है। अजीत पवार खुद एक बड़े नेता, राजनीतिक स्तर पर काम कर रहे थे, वो एक हिस्सा बने हुए थे, अपनी ही पार्टी से अलग रास्ता चुन सत्ता के समीकरण बदलते, और ऐसे दुश्मनों में दुश्मन तो भाई मिल ही जाते हैं। तो क्या ये मामला सिर्फ एक दुर्घटना है, या फिर सत्ता के गलियारों में रची गई एक ऐसी साजिश है जिनका सच कभी सामने नहीं आता? कहानी और धुंधली होती जा रही है, और धुंध में सच सबसे पहले खोता है। जी हाँ, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ी है, अगर एक उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षित की गारंटी कौन देगा? सरकार देगा? क्या देगा? कौन देगा? अगर जांच ही सवालों के घेरे में है तो न्याय की उम्मीदें किससे की जाएगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सच चाहे जितना भी दबाया जाए वो रास्ता ढूंढ ही लेता है बाहर आने का। और जिस दिन ये सच सामने आएगा उस दिन सिर्फ एक हादसा की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चेहरा बेनकाब होगा, और तब तक सवाल जिंदा रहेगा, शक जिंदा रहेगा, और ये कहानी हर उस इंसान के दिल में जिंदा रहेगी जो सच जानना चाहता है। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक हादसे नहीं होते, बल्कि बहुत सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट की कहानी होती है, और वही सबसे बड़ा साजिश होता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अजीत पवार को मारने के पीछे कंपनी का हाथ था, जो प्लान का वहाँ पे कंपनी जांच में गई थी, क्योंकि वहाँ पर 143 करोड़ रुपए वही उनके मरने के 4-5 दिन के आरोप में मतलब दिया गया था उनको पैसा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।